सास ने काली बेटी पैदा करने पर बहू को आधी रात घर से निकाल दिया था। आज वही बहू करोड़पति मालकिन बनकर हवेली की नीलामी में पहुंची तो सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन बनारस के सबसे प्रतिष्ठित रघुवंशी सदन के आंगन में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक अजीब सा शोर था। यह शोर खुशियों का नहीं बल्कि बर्बादी का था। जिस हवेली की दीवारों पर कभी राजसी शान झलकती थी, आज वहां सरकारी बैंक के नोटिस चस्पा थे। रघुवंशी खानदान जिसकी मिसाल पूरे शहर में दी जाती थी, आज दाने दाने को मोहताज हो चुका था। हवेली की नीलामी होने वाली थी। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी आराम कुर्सी पर बैठी 65 वर्ष की कौशल्या देवी की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उनके सामने ही बैंक के अधिकारी और शहर के कुछ अमीर लोग बोली लगाने के लिए कुर्सियों पर बैठे थे। कौशल्या देवी का बेटा आलोक सर झुकाए कोने में खड़ा था। उसकी दूसरी पत्नी शिखा, जो कभी अपने रूप और मायके के पैसे पर इतराती थी, आज पुराने और मैले कपड़ों में सिमटी हुई थी। भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। अरे देखो, कौशल्या देवी का क्या हाल हो गया है। घमंड तो रावण का नहीं रहा, ये तो फिर भी इंसान है। सुना है इनके लाडले पोते ने जुए में सब कुछ गंवा दिया। हाँ भाई, कर्मों का फल है। पहली बहू को देवी समझकर नहीं रखा और दूसरी को रानी बनाकर लाए थे, जिसने पूरा घर लूट लिया। कौशल्या देवी के कानों में ये ताने पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उनकी नजरें बार बार उस मुख्य द्वार की ओर जा रही थी जहां से आज उन्हें बेघर होकर निकलना था। उन्हें याद आ रही थी कि वो तूफानी रात जब उनका अहंकार अपने चरम पर था। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि समय का पहिया सबसे बलवान होता है और इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बात आज से 20 साल पुरानी है। इस रघुवंश सदन में एक दिन एक नन्ही लड़कारी गूंजी थी। कौशल्या देवी की बड़ी बहू गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया था। गौरी, जो स्वभाव से बेहद शांत थी, संस्कारी और सांवले रंग की थी। कौशल्या देवी को गौरी कभी पसंद नहीं थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके गोरे चिट्टे बेटे आलोक के लिए गौरी की शकल सूरत कोई मेल नहीं खाती। लेकिन उस दिन तो हदों की सारी सीमाएं पार हो गई। बच्चे की गोद में लेते ही कौशल्या देवी ने मुंह बिचका लिया। हे भगवान, ये क्या कोयले जैसी काली औलाद पैदा कर दी तूने। हमारे खानदान में आज तक इतना बदसूरत बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये लड़की तो हमारे कुल पर कलंक है। मुझे पोता चाहिए था, वो भी मेरे बेटे जैसा सुंदर, और तूने क्या थमा दिया। बिस्तर पर लेटी कमजोर गौरी ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, माँ जी, बच्ची तो भगवान का रूप होती है। रूप रंग तो कुदरत की देन है। इसमें मेरा या इस मासूम का क्या दोष। लेकिन कौशल्या देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोस्त तेरे खून का है, तू खुद काली है, इसलिए ये पैदा हुई, ऐसा पैदा हुआ। खुद सुन ले आलोक, मुझे मनहूस आया इस घर में नहीं चाहिए। या तो ये घर में रहेगी या मैं। आलोक, जो अपनी माँ के सामने कभी जुबान नहीं खोलता था, उस दिन भी चुप रहा। उसने अपनी पत्नी और नवजात सी बच्ची के सिर पर हाथ रखने के बजाय अपनी माँ के पल्लू को छूना। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। कौशल्या देवी ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए मुख्य द्वार तक ले गई। निकल जा यहाँ से, ले जा अपनी इस काली कमाई को। आज से मेरे बेटे के लिए तू मर गई। मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी किसी सुंदर लड़की से, जो मुझे चांद जैसा पोता देगी। गौरी बारिश में भीगती रही, अपनी बच्ची को छाती से चिपकाए ले। उसने आलोक की तरफ देखा, शायद वो रोक ले, लेकिन आलोक ने मुंह फेर लिया। गौरी उस दिन रोते हुए सिर्फ इतना कहा था, माँ जी, आज आप मुझे मेरे रंग और मेरी बेटी की वजह से निकाल रही हैं, लेकिन याद रखिएगा, रूप चमड़ी का होता है और गुण आत्मा का। एक दिन यही काली बेटी सूरज बनकर चमकेगी और तब आपके इस चांद जैसे महल में अंधेरा होगा। कौशल्या देवी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात के बाद गौरी कहाँ गई, किसी को खबर नहीं थी। समय बीतता गया। कौशल्या देवी ने आलोक की शादी शिखा से करवा दी। शिखा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही चालाक और घमंडी। साल भर के अंदर शिखा ने एक बेटे को, रोहन को जन्म दिया। कौशल्या देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। ढोल नगाड़े बजे, पूरे शहर को दावत दी गई। देखो, इसे कहते हैं वारिस, बिल्कुल राजकुमार जैसा है मेरा पोता। कौशल्या देवी अक्सर गर्व से कहती, लेकिन वो भूल गई थी कि संस्कार बाजार में नहीं मिलते। लाड़ प्यार में बिगड़ा रोहन कब जुए और नशे की लत में पड़ गया, पता ही नहीं चला। शिखा की फिजूल खर्ची और रोहन की अय्यासियों ने धीरे धीरे रघुवंशी सदन की नींव खोखली कर दी। आलोक का बिजनेस ठप हो गया। कर्जा इतना बढ़ गया कि नौबत हवेली की नीलामी तक आ पहुंची। और आज वही कौशल्या देवी अपनी खाली आंखों से उस गेट को देख रही थी। तभी बैंक के अधिकारी ने जोर से आवाज लगाई, रघुवंशी सदन की नीलामी शुरू होती है। शुरुआती बोली 5 करोड़ रुपए। भीड़ में सन्नाटा। 5 करोड़ की रकम किसी के पास नहीं थी। तभी शहर के एक व्यापारी ने हाथ उठाया, 5 करोड़ 10 लाख। कौशल्या देवी का दिल धक से रह गया। उनकी पुरखों की हवेली, उनकी आन बान शान आज कौड़ियों के भाव में बिक रही थी। तभी एक कड़क और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी, 15 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी गर्दनें मुख्य द्वार की ओर घूम गई। वहां एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी थी। कार से एक ड्राइवर उतरा और उसने पीछे का दरवाजा खोला। वहां से उतरी 2 महिलाएं। एक युवती जिसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी, सांवला रंग, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज कि सूरज भी शर्मा जाए। उसने एक साधारण लेकिन कीमती सिल्क की साड़ी पहनी थी और आंखों पर चश्मा था। उसके साथ थी एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसके बालों में सफेदी थी, लेकिन चाल में गजब का गरिमा और ठहराव था। भीड़ में से किसी ने दबी जुबान में कहा, अरे यह तो आयुर शक्ति कंपनी की मालकिन गौरी देवी है, जिनका हर्बल और मसालों का कारोबार आजकल पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कौशल्या देवी ने बूढ़ी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चेहरा, वो जानी पहचानी सांवली सूरत, यह गौरी थी। वही गौरी जिसे उन्होंने धक्के मारकर निकाला था। और उसके साथ खड़ी को तेज तर्रार लड़की, वो कोई और नहीं, वही काली बेटी इसीता थी। गौरी और इसीता शान से चलते हुए आंगन के बीचों बीच आई। इसीता ने अपनी फाइल टेबल पर पकड़ी और बैंक अधिकारी से कहा, रघुवंशी सदन की कुल कीमत मैं ब्याज के 14 करोड़ है ना, हम 15 करोड़ दे रहे हैं। अभी के अभी पेपर्स तैयार कीजिए। आलोक की नजरें शर्म से झुक गई। शिखा मुंह खोले खड़ी थी। कौशल्या देवी के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन गिर पड़ी। गौरी तुरंत दौड़ी और उन्हें संभाला। संभल कर माँ जी। गौरी के मुंह से वही पुराना
पुराना शब्द निकला। कौशल्या देवी ने कांपती आवाज में पूछा, गौरी तुम यहाँ, और इतना पैसा? सीता आगे बढ़ी, उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कौशल्या देवी की आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ दादी जी, यह मेरी माँ है, ये वही बहू जिसे अपने काली कहकर कूड़े की तरफ फेंक दिया था, और मैं वही मनहूस पोती हूँ। आज मैं देश की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक की सीईओ हूँ। जिस रंग का आपने मजाक उड़ाया था, आज उसी रंग और मेरी माँ के हाथों के हुनर ने यह साम्राज्य खड़ा किया है। दोस्तों, कहानी में अभी सबसे भावुक मोड़ आने वाला है, जब एक ठुकराई हुई बहू अपना असली बदला लेगी। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी आपसे छूट न जाए। मेरी आंखों में तो नमी आ गई, अगर आपके आंखों में भी नमी आ गई होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। कौशल्या देवी फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ कर दे बहू, मेरा घमंड चूर चूर हो गया, मैंने हीरे को पर रखने में गलती कर दी और पत्थर को तिजोरी में रख दिया। देख, मेरे गोरे पोते ने मुझे सड़क पर ला दिया और मेरी काली पोती आज मेरी छत बचाने आई है। आलोक भी घुटनों के बल बैठ गया। गौरी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने अपनी माँ के गलत फैसले में उनका साथ दिया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गौरी ने एक गहरी सांस ली, उसने चारों तरफ अपनी पुरानी हवेली को देखा, हर कोने से उसे अपने अपमान की याद आ रही थी, लेकिन आज उसका दिल बदला लेने के लिए नहीं धड़क रहा था। गौरी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ, बदला तो कमजोर लोग लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं, लेकिन मैं यह हवेली आपको वापस देने भी नहीं आई हूँ। सब हैरान होकर गौरी की तरफ देखने लगे। गौरी ने अपनी बेटी की तरफ गर्व से देखा और बोली, मेरी बेटी सीता ने यह हवेली खरीदी है, लेकिन रहने के लिए नहीं। सीता यहाँ एक कौशल विकास केंद्र खोलेगी, उन गरीब और बेसहारा औरतों के लिए जिन्हें उनके परिवार ने ठुकरा दिया है। यहाँ उन्हें हुनर सिखाया जाएगा ताकि किसी और गौरी को रंग या दहेज की वजह से आधी रात को सड़क पर भटकना न पड़े। शिखा ने झल्लाते हुए कहा, तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? सीता ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, आप लोग हवेली के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। दादी जी, आपको उन बेसहारा औरतों के बच्चों की देखभाल करनी होगी, और पिताजी आपको और चाची जी को इस संस्था के किचन और हिसाब किताब का काम संभालना होगा। यह हवेली अब आपकी जागीर नहीं बल्कि आपकी कर्म भूमि होगी। अगर मेहनत की रोटी खानी है तो स्वागत है, वरना यह दरवाजा खुला है, आज भी खुला है, ठीक वैसे ही जैसे 20 साल पहले मेरी माँ के लिए खुला था। कौशल्या देवी ने हाथ जोड़ लिए, उन्हें अपनी सजा मिल चुकी थी। जिस बहू को नौकरानी से भी बदतर समझा था, आज उसी के रहमो करम पर उन्हें छत मिल रही थी। जिस रंग को कोसा था, आज वही रंग उनकी ढाल बन रहा खड़ा था। नीलामी खत्म हो चुकी थी, बैंक वाले जा चुके थे। गौरी और सीता अपनी कार की ओर बढ़े। जाते जाते गौरी ने मुड़कर उस हवेली को देखा जो अब रघुवंशी सदन नहीं बल्कि गौरी छाया आश्रम बनने वाला था। कहानी का सार, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके रंग, रूप या जेंडर से नहीं बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से होती है। जो लोग दूसरों को उनके बाहरी आवरण से तौलते हैं, अंत में उनके हाथ में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर हो सकता है। इसलिए रिश्तों और इंसानियत की कदर कीजिए। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं और आपको गौरी और सीता का फैसला सही लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बेटियां वरदान है जरूर लिखें, और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।